गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा गंदोरिया महेश शिक्षा सदन से क्लास 11 बीएसटी के लिए व्यवसाय अध्ययन के लिए पिछले चैप्टर में आपने व्यवसाय तथा व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा पेशा व रोजगार का अर्थ, उनकी विशेषता और उनमें अंतर क्या है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पेशा। पेशे का अर्थ सामान्य अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर क्या प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है और बदले में क्या प्राप्त करता है, फीस या शुल्क प्राप्त करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। सामान्य अर्थ में ये होता है ना, लेकिन इसकी कुछ परिभाषाएं बताई गई है प्रोफेसर द्वारा। तो पहला वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार ये बताया गया कि एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, निर्देशन, मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान व अनुभव प्राप्त करके क्या देता है, दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, निर्देशन, मार्गदर्शन और परामर्श देता है, उसको हमने क्या बताया, पेशा बताया। दूसरी परिभाषा बताई प्रोफेसर कार्टर ई मैकफार्लैंड के अनुसार। इन्होंने पेशे की परिभाषा को 5 विशेषताओं में डिवाइड किया है। 5 विशेषताओं में बताया है। पहला बताया है कि पेशे के अंतर्गत विशिष्ट ज्ञान व तकनीकी कौशल का होना आवश्यक है। पहला है विशिष्ट ज्ञान व तकनीकी कौशल का होना आवश्यक है। दूसरा उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए, औपचारिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। तीसरा है कि पेशे के विकास के लिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। चौथा बताया आचार संहिता का होना आवश्यक है। पांचवा बताया कि आर्थिक सेवा के स्थान पर सेवा भावना का होना, आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना का होना आवश्यक है। ये उन्होंने अपनी परिभाषाओं में 5 विशेषताओं का वर्णन करते हुए क्या बताई, पेशे की परिभाषा उन्होंने बताई। तो ये हो गया आपकी परिभाषा होगी। पहला इसके प्रोफेसर शब्दकोश के अनुसार, दूसरा फॉरलैंड के अनुसार। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा पेशे की विशेषता, कि हमारे पेशे की विशेषता क्या है। तो देखिए पेशे की विशेषता, वही विशेषता है जो आपने ऊपर फॉरलैंड के अनुसार आपने जो 5 विशेषताएं बताई थी उसने अपनी परिभाषा में, अगर आपको परिभाषा याद हो गई तो ये विशेषता ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो पहली है हमारी विशिष्ट ज्ञान व तकनीकी कौशल का होना। एक पेशेवर व्यक्ति के अंतर्गत विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण और तकनीकी का होना आवश्यक है। जैसे एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनमें क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट तकनीकी और विशिष्ट अनुभव होते हैं। उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, अपना पेशा करते हैं। तो कहा जाता है कि विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल का होना आवश्यक है। सेकंड है प्रशिक्षण, अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। एक औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसी व्यवस्था के अनुसार वो क्या करता है, अपने कार्यों को पूरा करता है। फिर है प्रतिनिधि संघ का होना। अगर किसी पेशे का विकास करना है तो उसके लिए हमें किस चीज का होना आवश्यक है, प्रतिनिधि संघ का। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि संघ क्या करते हैं, पेशे को क्या करते हैं, प्रवेश को नियमन करना। ये किसका काम होता है, प्रतिनिधि संघ का। दूसरा होता है सदस्यों के जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहार को नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है, प्रतिनिधि संघ करता है। तीसरा जो है वह है सदस्यों के न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करना। ये भी कौन करता है, प्रतिनिधि संघ का कार्य। फिर चौथा है इसमें जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती, कार्य होती है, उसके लिए क्या तैयार करना, आचार संहिता तैयार करना। ये सभी कार्य किसके अंदर होते हैं, प्रतिनिधि संघ के अंदर होते हैं। इसीलिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। एक बार वापस बता रही हूं मैं, प्रतिनिधि
पेशे के विकास के लिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि संघ क्या करता है, पेशे को नियमित करता है, प्रवेश जो होता है, जो व्यक्ति प्रवेश लेते हैं उसको नियमित करने का कार्य करता है, सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, सदस्यों की न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करता है, और जो क्रियाएं की जाती है उसके लिए क्या किया जाता है, आचार संहिता तैयार करने का कार्य करता है। इसीलिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। अगला है आचार संहिता का होना। पेशेवर संघ, पेशे में क्या होता है, आचार संहिता का होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इनके खुद के क्या होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन चीजों को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब इसके अंतर्गत संबंधित नियम, कानून, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि का समावेश होता है। इसी कारण इसमें क्या होना चाहिए, आचार संहिता का होना आवश्यक। अगला है सेवा भावना। पेशे के अंतर्गत मुख्य बात ही क्या होती है, सेवा भावना का होना। सेवा भावना यानी आर्थिक स्वार्थ नहीं होना, आर्थिक स्वार्थ का नहीं होना। जैसे एक डॉक्टर अपनी सेवाएं देकर क्या करता है, समाज में क्या करता है, सम्मान प्राप्त करता है, यानी सेवा भावना करता है, तो उसे कहा जाता है कि वह पेशे के अंतर्गत शामिल। यानी पेशे में मुख्य बात क्या होनी चाहिए, सेवा भावना का होना आवश्यक। अब आगे हम पढ़ेंगे रोजगार। ये तो हो गया हमारा पेशे का अर्थ और विशेषता। अब हम पढ़ेंगे रोजगार। रोजगार का अर्थ है दूसरे के यहाँ काम करना, दूसरे व्यक्ति के यहाँ कार्य या काम करना, और बदले में क्या प्राप्त करना, पारिश्रमिक प्राप्त करना। पारिश्रमिक या सैलरी, मजदूरी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रोजगार कहलाता है। दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर कार्य करना और बदले में पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करना या भाड़ा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रोजगार कहलाता है। अब इसके अंतर्गत ये होता है कि नियोक्ता कोई भी हो सकता है, सरकार हो सकती है, निजी संस्थान, कौन कौन हो सकता है, सरकार हो सकती है, निजी संस्थान हो सकती है, या सरकारी संस्थान कोई भी हो सकता है। आगे है कि इसके अंतर्गत आधार जो होता है वो क्या होता है, नौकरी का जो आधार होता है वो क्या होता है, स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, आकस्मिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, रोजगार का ये आधार होता है। या इसके अंतर्गत जैसे किसको शामिल किया जाता है, श्रमिक को शामिल किया जाता है, प्रबंधक हो सकते हैं, इनको क्या माना जाता है, ये सब किसकी श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, रोजगार की श्रेणी में। लेकिन अगर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो कि कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, रोजगार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वह किसी निजी संस्था के अंतर्गत कार्य करता है और बदले में क्या प्राप्त करता है, पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाएगा, रोजगार। लेकिन अपना खुद का निजी होता है, कार्य करता है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, पेशा कहलाएगा, तो वो कहलाता है हमारा रोजगार। एक बार पुनः रिपीट कर दूं, जो दूसरे व्यक्ति के यहाँ कार्य करते हैं, बदले में पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। जैसे श्रमिक है, प्रबंधक है, फोरमैन है आदि को क्या करेंगे, हम रोजगार की श्रेणी में शामिल करेंगे। इसमें नियोक्ता का आधार कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, निजी संस्थान भी हो सकती है और सरकारी संस्थान भी हो सकती है। रोजगार का आधार किसको माना गया है, ये स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, आकस्मिक भी हो सकता है। इसके अंतर्गत यदि कोई एक डॉक्टर अपने सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है, एक डॉक्टर को कर्मचारी भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वो सरकारी संस्थान में कार्य करता है, सेवाएं देता है, बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो वो क्या है, रोजगार। और यदि वो खुद के इसमें कार्य करता है, तो उसको किसमें शामिल किया जाएगा, पेशे में शामिल किया जाएगा। अब आगे है इसकी विशेषता। विशेषता पहले आप देखिए रोजगार की जो आपकी परिभाषा है
कार्य करता है। पहली विशेषता है ये दूसरों के लिए कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या माना गया, दूसरों की सेवा। व्यक्तिगत सेवा यानी व्यक्तिगत सेवा को इसमें शामिल किया, यानी इसके स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। एक कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में नहीं कि दूसरा अगर उसको कहीं जाना पड़े तो दूसरा व्यक्ति आए तो ऐसा कार्य इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया। समझौता, इसके अंतर्गत क्या माना गया, समझौता माना गया, यानी नियुक्ति का आधार क्या माना गया था, पहले हमने बताया था सरकार हो सकती है, निजी संस्थान हो सकती है या सरकारी संस्थान हो सकती है। और जो इसकी जो आधार दिया जाता है उसमें पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी पारिश्रमिक का आधार आप मान लीजिए इसको क्या माना गया, वेतन माना गया, वेतन है, कमीशन है या फीस, इसका क्या माना गया, पारिश्रमिक का आधार माना। नियुक्ति का समझौता, इसके अंतर्गत क्या होता है, समझौता होता है। नियुक्ति का आधार क्या माना, सरकार, निजी संस्थान और सरकारी संस्थान, और पारिश्रमिक का आधार क्या माना गया, कमीशन, फीस या वेतन को माना गया। अब है नौकर, क्यों, क्योंकि ये किसके अधीन कार्य करता है, मालिक के अधीन कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या श्रेणी में शामिल किया गया, नौकर की श्रेणी में शामिल। पूंजी की आवश्यकता, इसमें पूंजी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये किसी और के अधीन रहकर कार्य करता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। जब पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है तो वहां पर क्या होगा, जोखिम भी विद्यमान नहीं होगा, जितनी भी जोखिम होगी वो मालिक की स्वयं की होगी, इसको तो अपने पारिश्रमिक या वेतन से मतलब होगा। नियोक्ता यानी नियुक्ति का आधार मैंने क्या बताया था, अभी 3 बार बता चुकी हूं मैं, सरकार हो सकती है, सरकारी संस्थान हो सकती है या निजी संस्थान हो सकती है। तो ये है हमारे रोजगार की विशेषता, 7 विशेषताएं मैंने बता दी आपको। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। पहला अंतर देखिए आप, प्रारंभ। व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही, वैधानिक कार्यवाही, कोई भी सामान्य वैधानिक कार्यवाही हो उसको पूरा करके क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। व्यवसाय में सामान्य कार्यवाही करके भी क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पेशे के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की, और इसमें होगा हमारा नियुक्ति पत्र होगा, उस नियुक्ति पत्र के आधार पर उसको क्या माना जाएगा, उसको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो प्रारंभ, सामान्य वैधानिक कार्यवाही करके प्रारंभ किया जा सकता है, उसको प्रमाण पत्र मिला जाएगा जिस पेशे में हो, और उसको नियुक्ति पत्र के आधार पर रोजगार प्रारंभ किया जाएगा। पूंजी, व्यवसाय में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, और पेशे के अंतर्गत व्यवसाय से कम होती है, नियुक्ति के अंतर्गत तो बिल्कुल भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह किसके अधीन कार्य करता है, मालिक के अधीन कार्य करता है। प्रतिफल, प्रतिफल क्या होता है, उसका लाभ अर्जित करना। व्यवसाय का मुख्य प्रतिफल यानी क्या होता है, लाभ अर्जित करना, और पेशे का क्या होता है, सेवाएं होती है, और तीसरा इसके अंतर्गत क्या होता है, और इसके अंतर्गत दिए गए या सौंपे गए कार्य पर सेवा भाव। जोखिम, लाभ में जब पूंजी अधिक है तो ऐसी स्थिति में जोखिम भी कैसी होती है, इसमें सबसे अधिक होती है, इसमें कम होती है, और इसमें तो जोखिम होती ही नहीं। कार्य की प्रकृति, इसमें कार्य क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय, इसमें प्रकृति सेवाएं होती है, और इसमें वही जो मालिक द्वारा सौंपा गया कार्य, उस कार्य को पूरा करना। आचार संहिता, इसमें आचार संहिता नहीं होती है, जबकि पेशे के अंतर्गत आचार संहिता होती है।
और इसमें आचार संहिता के स्थान पर क्या होता है, अनुबंध होता है। हित का हस्तांतरण, पेशे में अंतर हित का हस्तांतरण किया जाता है। एक व्यवसाय अगर प्रॉफिट या लाभ की स्थिति में, जिस भी स्थिति और हम चाहते हैं कि हम उसको दूसरों को कर सकते हैं, तो इसमें इसका हस्तांतरण क्या होता है, किया जा सकता है। जबकि ये पेशे के अंतर्गत नहीं किया जाता है। डॉक्टर है वो अपने टीचर को हस्तांतरण नहीं करता, टीचर है वो वकील को हस्तांतरण नहीं कर सकता है। और इसके अंतर्गत भी क्या है, नौकरी के अंतर्गत भी ऐसा कोई भी कार्य उसको उनका हस्तांतरण नहीं कर सकता है। फिर है आपकी योग्यताएं। इसमें न्यूनतम योग्यताएं होने पर भी क्या किया जा सकता है, व्यवसाय को प्रारंभ किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत पेशेवर में क्या होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और योग्यता का होना आवश्यक है। और इसके अंतर्गत भी न्यूनतम योग्यताएं द्वारा भी क्या किया जा सकता है, रोजगार को प्रारंभ किया जा सकता है। तो यह है आपके व्यवसाय, रोजगार और पेशे में अंतर। तो अब आज आपका टॉपिक हो गया कि पेशा व रोजगार का अर्थ, पेशे व रोजगार की विशेषताएं और उनके अंतर। अब आपको क्वेश्चन ये करना है कि पेशे का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताओं को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन होता है रोजगार को अर्थ बताते हुए रोजगार की विशेषताओं को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन आपका यह है कि व्यवसाय, पेशे और रोजगार में अंतर लिखिए। क्वेश्चन हो गया आपका पहला, पेशे का अर्थ एवं विशेषता लिखिए। आपका होमवर्क कॉपी में करना है। सेकंड, रोजगार का अर्थ एवं विशेषता लिखिए। और तीसरा है आपका क्वेश्चन, व्यवसाय, पेशा व रोजगार में अंतर। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक और आपको इसको करना है। थैंक यू।